इंडिया का ग्रोथ इंजन स्लो हो रहा है। इसका कारण प्राइवेट कंजम्पशन का स्लो डाउन है, यानी आपके और मेरे जैसे लोगों के एवरीडे परचेजेस। प्राइवेट कंजम्पशन इंडिया के जीडीपी में लगभग 60% कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया के ग्रोइंग मिडिल क्लास, राइजिंग इनकम और बढ़ते रूरल परचेजेस के कारण अभी तक कंजम्पशन स्ट्रांग था, लेकिन अब कंजम्पशन स्लो हो रहा है। और ये सिर्फ कोविड का इम्पैक्ट नहीं है। सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस या CSEP के हिसाब से ये स्लो डाउन पैंडेमिक के बहुत पहले से चल रहा है। ये चार्ट देखिए, पैंडेमिक के 3 साल पहले यानी 2017-18 से ही ये स्लो डाउन स्टार्ट हो गया था। 2021 to 23 में कंजम्पशन वापस बढ़ा। इस सेम पीरियड में इंडिया का जीडीपी 8.3% बढ़ा और प्राइवेट कंजम्पशन ने इसमें 57% कंट्रीब्यूट किया। लेकिन 2024 तक ये वापस गिर गया। 2024 में इंडिया का जीडीपी 8.2% बढ़ा, लेकिन प्राइवेट कंजम्पशन ने इस ग्रोथ में सिर्फ 2.2% कंट्रीब्यूट किया। और ये स्लो डाउन इंडिया के अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज को भी अफेक्ट कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25 के लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं और कई कंपनीज ने इस स्लो डाउन पे कमेंट किया है। आज के इस वीडियो में हम इन सेक्टर्स पे इस स्लो डाउन का इंपैक्ट समझेंगे। हम FMCG, QSR और टू व्हीलर ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को एनालाइज करेंगे। हम प्राइवेट कंजम्पशन के अर्बन और रूरल साइड्स को भी समझेंगे। फाइनली हम अर्बन डिमांड के ट्रेंड में एक इंटरेस्टिंग चेंज को भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले FMCG सेक्टर को देखते हैं। FMCG सेक्टर के लिए फाइनेंशियल ईयर 25 का स्टार्ट अच्छा था। HUL, डाबर और मारिको जैसे प्लेयर्स के रेवेन्यूज बढ़े। इस ग्रोथ में रूरल डिमांड ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। पर ऐसा क्यों? अच्छे मॉनसून्स, बेटर एग्रीकल्चरल इनकम्स और रूरल फोकस्ड गवर्नमेंट स्कीम्स के कारण रूरल डिमांड बढ़ रहा था। लेकिन सेकंड क्वार्टर से सिचुएशन बदलने लगा। HUL के Q2 कॉन कॉल में CEO रोहित जावा ने कहा कि FMCG डिमांड अर्बन एरियाज में स्लो हो रहा था। रूरल डिमांड कंपनी के रेवेन्यू में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था, लेकिन इस सेगमेंट का ग्रोथ भी स्लो हो रहा था। GCPL यानी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के CEO सुधीर सीतापति ने भी अपने Q2 कॉन कॉल में कहा कि कंपनी हेडविंड्स ऑफ ऑयल कॉस्ट्स एंड टफ कंज्यूमर डिमांड इन इंडिया फेस कर रहा था। फाइनेंशियल ईयर का थर्ड क्वार्टर यूजुअली कंपनीज के लिए एक पॉजिटिव टाइम होता है। अक्टूबर टू दिसंबर पीरियड इंडिया का फेस्टिव सीजन होता है। इस समय लोग ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, बेटर क्लोथिंग, फूड और लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। इंडियन बिजनेसेस के लिए ये एक ओवरऑल बूम का पीरियड होता है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 में सिचुएशन अलग था। HUL ने अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स में बताया कि कंपनी के लास्ट 6 मंथ्स के सेल्स वॉल्यूम्स वीक थे। GCPL ने भी अपने कॉन कॉल में कहा कि कंपनी का परफॉर्मेंस वीक था। उन्होंने इस वीक परफॉर्मेंस का रीजन स्लो डाउन इन द मैक्रोज एंड अर्बन कंजम्पशन बताया। फोर्थ क्वार्टर तक भी सिचुएशन ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ। HUL ने अपने क्वार्टरली रिपोर्ट में कहा कि उन्होंने वीक अर्बन डिमांड फेस किया। हमने रिसेंटली HUL के फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट पे एक वीडियो बनाया है, आप इस वीडियो को भी जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। FMCG सेक्टर के लिए फाइनेंशियल ईयर 24 टफ था। रूरल डिमांड के स्ट्रांग रहने से इन्हें थोड़ा सपोर्ट मिला, लेकिन ओवरऑल कंज्यूमर डिमांड वीकनेस के कारण कंपनीज को चैलेंजेस फेस करना पड़ा। इस डिमांड वीकनेस का मेजर रीजन पीक इन्फ्लेशनरी प्रेशर था। फाइनेंशियल ईयर 25 में रॉ मटेरियल कमोडिटीज जैसे पाम ऑयल, कॉफी और टी के प्राइसेस बढ़ गए। इसके कारण FMCG कंपनीज के रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गए। क्रूड ऑयल प्राइसेस भी बढ़े, जिससे पावर एंड फ्यूल कॉस्ट बढ़ गए। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से मल्टीपल सेक्टर्स पे प्रेशर पड़ा। इन कॉस्ट्स को कंपनीज ने छोटे प्राइस हाइक्स के साथ कंज्यूमर्स को पास ऑन किया। वीक वेज ग्रोथ के कारण कंज्यूमर्स ने अपने स्पेंड्स कम किए, जिससे FMCG सेक्टर के डिमांड में वीकनेस आया। FMCG के बाद चलिए अब QSR इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस को समझते हैं। इंडिया के QSR इंडस्ट्री में जुबिलेंट फूडवर्क्स, वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड और देवयानी इंटरनेशनल मेजर प्लेयर्स हैं। ये तीनों कंपनीज इंडिया में डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स और पिज्जा हट के ब्रांड्स चलाते हैं। इन तीनों कंपनीज ने फाइनेंशियल ईयर 25 में कॉशियस कंज्यूमर स्पेंडिंग और राइजिंग इनपुट कॉस्ट के कारण चैलेंजेस फेस किए। साल का फर्स्ट क्वार्टर इस इंडस्ट्री के लिए स्टेबल रहा। डाइन इन ट्रैफिक में वीकनेस दिखा, लेकिन स्टोर एक्सपेंशन और डिलीवरी ऑर्डर्स के कारण ये वीकनेस ऑफसेट हो पाया। लेकिन सेकंड क्वार्टर तक इन कंपनीज पे स्ट्रेन पड़ना शुरू हो गया। देवयानी ने अपने क्वार्टरली रिपोर्ट्स में 2% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू डिक्लाइन रिपोर्ट किया। मैनेजमेंट ने कहा कि एवरेज डेली सेल्स फॉर Q2 FY25 पर 96,000 रुपीज वर्सेज 104,000 रुपीज इन प्रीवियस क्वार्टर। थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में भी इंडिया के QSR सेगमेंट में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया। इनपुट कॉस्ट बढ़ने और स्लो डिमांड के कारण सारे प्लेयर्स ने स्ट्रगल किया। ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 25 में QSR इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस एक मिक्स्ड बैग था। एक तरफ लोगों ने कन्वीनियंस को प्रेफर किया, जिसके कारण QSR ब्रांड्स के डिलीवरी सेगमेंट का परफॉर्मेंस स्टेबल रहा। दूसरी तरफ स्लोअर वेज ग्रोथ के कारण लोगों ने अपनी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम किए, जिसके कारण डाइन इन सेगमेंट का परफॉर्मेंस वीक रहा। चलिए अब इंडिया के टू व्हीलर ऑटोमोबाइल सेक्टर का परफॉर्मेंस समझते हैं। फिलहाल इस सेगमेंट में सिर्फ एक मेजर प्लेयर का क्वार्टरली रिजल्ट आया है, TVS मोटर का। आज के वीडियो में हम इसी कंपनी पे फोकस करेंगे।
इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के मेजर प्लेयर्स के फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री के ओवरऑल एनुअल परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट गाइडेंस पे डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब टीवीएस की बात करें तो इस कंपनी के परफॉर्मेंस में भी रूरल डिमांड ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। फाइनेंशियल ईयर 24 के एंड से ही रूरल डिमांड का रिवाइवल स्टार्ट हो चुका था। टीवीएस का रूरल कंज्यूमर बेस भी एस्पिरेशनल परचेजेस कर रहा था। इन परचेजेस को फंड करने के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी ग्रोथ हुआ। टीवीएस क्रेडिट ने 40% से ज्यादा रूरल डील्स फाइनेंस किए। फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर तक ये डिमांड और स्ट्रांग होने लगा। इनफैक्ट 10% ग्रोथ के साथ रूरल डिमांड ने तो अर्बन डिमांड को भी पीछे छोड़ दिया था। ये पूरे टू व्हीलर सेगमेंट के 9% ग्रोथ रेट से भी ज्यादा था। लेकिन सेकंड क्वार्टर में टीवीएस ने वीक डिमांड एक्सपीरियंस किया। टीवीएस के सीईओ के हिसाब से इसका कारण इंडस्ट्रियल स्लोडाउन था। थर्ड क्वार्टर में टीवीएस के रूरल डिमांड ने अर्बन डिमांड से बेटर परफॉर्म किया, लेकिन अर्बन रीजन के स्कूटर डिमांड ने रूरल डिमांड को बीट किया। फोर्थ क्वार्टर तक फाइनेंशियल ईयर 25 टीवीएस का बेस्ट एवर ईयर बन चुका था। कंपनी का रेवेन्यू 36,000 करोड़ रुपीस है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,600 करोड़ रुपीस है। कंपनी का एबिटा मार्जिन तो 12.3% तक पहुंच चुका है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सिचुएशन कुछ और है। कंपनी का डिमांड सेकंड क्वार्टर से ही वीक होने लगा था। फोर्थ क्वार्टर तक तो कंपनी का डिमांड ग्रोथ फ्लैट हो गया था। ये तो इंडिया के टू व्हीलर ऑटोमोबाइल सेगमेंट का एक प्लेयर का परफॉर्मेंस था। इस इंडस्ट्री के ओवरऑल ट्रेंड पे फाडा या फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट मिस्टर CS विघ्नेश्वर ने अपने पर्सपेक्टिव भी शेयर किए। उन्होंने बताया कि ऑटोमोबाइल डीलर्स का ईयर ऑन ईयर 1.7% डी ग्रोथ हुआ। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ऑटोमोबाइल डीलर्स ने मार्च 2025 में 11% का ग्रोथ एक्सपीरियंस किया। फेस्टिव सीजन और रेगुलर डिस्काउंट्स के कारण डीलर्स ने मंथली बेसिस पे ग्रोथ तो एक्सपीरियंस किया, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में इन्होंने डिक्लाइन फेस किया। अभी तक आपने FMCG, QSR और ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक कॉमन ट्रेंड देखा होगा। फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर में रूरल डिमांड स्ट्रांग रहा और इस स्ट्रांग ग्रोथ के पीछे 3 रीजंस थे: रिजर्वॉयर में बेटर वाटर लेवल्स, स्ट्रांग वेडिंग सीजन और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। रूरल रीजन्स के रिजर्वॉयर लेवल्स अच्छे थे, इसके कारण फार्म आउटपुट अच्छे रहे। इससे रूरल एरियाज के कंज्यूमर का इनकम स्ट्रांग रहा, जो एग्रीकल्चर पे हेवीली डिपेंड करता है। दूसरा रीजन था वेडिंग सीजन। देखो, वेडिंग सीजन में लोग व्हीकल्स और ज्वेलरी जैसे डिस्क्रिशनरी स्पेंड ज्यादा करते हैं, तो इस सीजन में रूरल रीजन से टू व्हीलर ऑटोमोबाइल्स के लिए स्ट्रांग डिमांड क्रिएट हुआ। थर्ड रीजन था गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इन प्रोजेक्ट्स के कारण रूरल एरियाज का कनेक्टिविटी इंप्रूव हुआ, जिससे इन एरियाज का डेवलपमेंट हुआ। इन डेवलपमेंट्स की वजह से रूरल रीजन का प्रोडक्टिविटी और इनकम लेवल भी इंप्रूव हुआ, जिससे इन एरियाज के लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ा। और जब लोगों की परचेजिंग पावर इंप्रूव होती है तो वो ऑटोमोबाइल्स जैसे डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स कर पाते हैं। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि अर्बन डिमांड थ्रू आउट द ईयर वीक रहा। इसके पीछे इन्फ्लेशनरी प्रेशर, कंज्यूमर के डिस्पोजेबल इनकम में फॉल और कई मैक्रो इकोनॉमिक रीजंस हो सकते हैं। लेकिन इस डिमांड वीकनेस का एक और इंटरेस्टिंग रीजन भी हो सकता है, स्पेशली FMCG स्पेस में न्यू एज प्लेयर्स की एंट्री। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो दोस्तों, इंडिया में कई सालों से हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले और डाबर जैसे प्लेयर्स ने इंडिया के FMCG स्पेस को डोमिनेट किया है। ओवर द इयर्स इन ब्रांड्स ने स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और ब्रांड रिकॉल डेवलप किया। लेकिन अब कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट देखने मिल रहा है। कंज्यूमर्स अब इन इंडस्ट्री स्टॉलवर्ट्स की जगह न्यू एज ब्रांड्स चूज कर रहे हैं। अवेंडस कैपिटल के एक 2023 रिपोर्ट के हिसाब से न्यू एज ब्रांड्स ने FMCG मार्केट का 7 to 9% कैप्चर कर लिया है। और इस शिफ्ट का रीजन एक्सपेरिमेंटेशन के लिए ओपननेस और इंक्रीज्ड कंज्यूमर अवेयरनेस। न्यू एज स्टार्टअप्स एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री जायंट से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या ब्रांड वैल्यू के टर्म्स में तो compete नहीं कर सकते, लेकिन वो एक दूसरे एंगल से कंज्यूमर अटेंशन कैप्चर करते हैं। वो अपने प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में ट्रांसपेरेंट होते हैं और इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स डेवलप और सेल करते हैं। ये यंग जेन ज़ी कंज्यूमर्स को ज्यादा अट्रैक्ट भी करता है। नीलसन IQ के रिसर्च के हिसाब से अर्बन कंज्यूमर्स में 34% न्यूली अवेलेबल प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं। रिसर्च के हिसाब से ओवरऑल कस्टमर्स में 40% इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के फर्स्ट यूजर्स बनना चाहते हैं। पैकेज फूड सेगमेंट में तो एपिगामिया ने अपने ग्रीक योगर्ट के साथ प्रीमियम योगर्ट मार्केट का 6% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है। अब वो इस स्पेस में नेस्ले और डनोन के साथ compete कर रहा है। ID फ्रेश ने भी अपने रेडी टू कुक प्रेजर्वेटिव फ्री ऑफरिंग्स के साथ 550 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया है। रेडसीयर कंसल्टिंग के एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में D2C ब्रांड्स एनुअली 40 to 50% ग्रो कर रहे हैं। कंपैरिजन के लिए ट्रेडिशनल FMCG ब्रांड्स 5 to 10% से ग्रो कर रहे हैं। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में ये डिफरेंस और भी ज्यादा है। न्यू एज D2C ब्रांड्स का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 60 to 70% था, वहीं लेगेसी ब्रांड सिर्फ 8 to 12% से बढ़े। ऑब्वियसली ये ट्रेडिशनल प्लेयर्स अब सैचुरेशन से डील कर रहे हैं, लेकिन D2C ब्रांड्स का ग्रोथ रेट फिर भी काफी इंप्रेसिव है।
एक 2023 कंटार रिसर्च के हिसाब से 35 ईयर्स से यंगर इंडियंस में 67% अर्बन कंज्यूमर्स का मानना है कि न्यू एज ब्रांड्स उनके नीड्स को ट्रेडिशनल ब्रांड से बेटर समझते हैं। तो ये न्यू एज ब्रांड्स लेगेसी ब्रांड्स के डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लेगेसी प्लेयर्स भी इस चैलेंज से डील करने के लिए रेडी हैं। वो 3 अप्रोचेस ले रहे हैं: एक्विजिशन, इनोवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। लेगेसी प्लेयर्स का एक्विजिशन अप्रोच तो आपने देखा ही होगा। हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक्विजिशन का न्यूज आता रहता है। मारिको ने जस्ट हर्ब्स एंड बियर्डो ब्रांड्स अक्वायर कर लिया। इमामी ने भी द मैन कंपनी और हीलियोस लाइफस्टाइल में स्टेक अक्वायर किया। इन एक्विजिशन से उन्होंने मेल ग्रूमिंग स्पेस में एंटर किया। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने भी 2021 में 156 करोड़ रुपीस में सोलफुल अक्वायर किया। इससे उन्होंने हेल्दी फूड सेक्शन में एंट्री ली। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 2016 में 330 करोड़ रुपीस में इंदुलेखा ब्रांड अक्वायर किया। जनवरी 2025 में इन्होंने 2900 करोड़ रुपीस में मिनिमलिस्ट का 90.5% स्टेक भी अक्वायर किया। इन एक्विजिशंस के अलावा लेगेसी प्लेयर्स अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग्स भी एक्सपैंड कर रहे हैं। लास्ट 3 इयर्स में आईटीसी ने 100 से भी ज्यादा नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। एचयूएल भी री इमेजिन एचयूएल कैंपेन के साथ अपने डेटा एनालिटिक्स और डायरेक्ट टू कंज्यूमर कैपेबिलिटीज इंप्रूव कर रहा है। ये न्यू एज ब्रांड्स लेगेसी प्लेयर्स के लिए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों प्रेजेंट करते हैं। इन लेगेसी ब्रांड्स और इंडिया के ओवरऑल कंज्यूमर डिमांड के लिए फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी है। ये चार्ट्स देखिए। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद इंडिया में डेट यूटिलाइजेशन बढ़ा था। इस सेम पीरियड में कंजम्पशन लेवल्स में भी एक स्पाइक आया था और अब आरबीआई भी रेपो रेट्स कट कर रहा है। जनवरी और अप्रैल 2025 में आरबीआई ने 2 बार 25 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट्स कट किए। इससे लोन्स की अफोर्डेबिलिटी बढ़ सकती है, जिससे कंज्यूमर्स का परचेजिंग पावर भी बढ़ सकता है। फाइनेंशियल ईयर 26 का यूनियन बजट टैक्स रिलीफ भी ऑफर करता है, जिससे कंज्यूमर्स अपने इनकम का एक बड़ा हिस्सा रिटेन कर पाएंगे। इन मूव्स के कारण ओवरऑल कंज्यूमर डिमांड का वीकनेस काउंटर किया जा सकता है। फाइनेंशियल ईयर 25 कंज्यूमर ब्रांड्स के लिए एक डिफिकल्ट ईयर तो था, लेकिन कंपनीज के फाइनेंशियल ईयर 26 से पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस भी हैं। कंजम्पशन का ग्रोथ रेट तो स्लो हुआ है, लेकिन ओवरऑल कंजम्पशन अभी भी बढ़ रहा है। हमारा फ्यूचर कंजम्पशन ग्रोथ अभी भी और बढ़ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया का कंज्यूमर सेक्शन इन पोटेंशियल्स का फायदा उठा के वापस ग्रो कर सकेगा? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।